आज की वीडियो में हम कोडसेप का जो दिसंबर लॉन्ग चैलेंज है उसको सॉल्व करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को। तो प्रॉब्लम ए बी सी डी हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में। तो जो हमारा पहला प्रॉब्लम है उसका नाम है उत्कर्ष एंड प्लेसमेंट टेस्ट। तो अगर तुम कोडसेप पे अगर कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें मालूम होगा कि जो पहला प्रॉब्लम होता है काफ़ी केक वॉक टाइप का होता है, काफ़ी ईजी होता है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि उत्कर्ष इज करंटली सिटिंग फॉर प्लेसमेंट, ही हैज़ अप्लाइड टू 3 कंपनीज नेम्ड ए बी एंड सी। उत्कर्ष ऑर्डर प्रेफरेंस अमॉन्ग these 3 कंपनीज गिवन टू यू एज कैरेक्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, वेयर फर्स्ट इज द कंपनी ही प्रिफर्स मोस्ट। सो यहाँ पे हमें प्रेफरेंस दिया, प्रेफरेंस वाइज कंपनीज का नाम दिया हुआ होगा। एंड यू ऑल्सो नो डेट उत्कर्ष हैज रिसीव्ड ऑफर्स फ्रॉम एग्जैक्टली 2 ऑफ these 3 कंपनीज given you as characters X and Y. Utkarsh will always accept the offers from whichever company is highest on his preference list, which company will he join. तो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। क्वेश्चन तुम समझ गए होगी कि क्वेश्चन क्या है। सिंपल रीड करने में पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या, हमें करना क्या है। बेसिकली हमें क्या करना है कि एक प्रायोरिटी लिस्ट दिया रहेगा हमें। सबसे पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट दिया रहेगा कंपनीज का हमारे पास, ए बी सी, और अरेंज भी रीअरेंज भी हो सकते हैं, बी सी ए हो सकता है या सी बी ए हो सकता है। उसके बाद हमें उत्कर्ष के पास दो कंपनी से ऑफर आता है और उत्कर्ष को उसी कंपनी को चूज करना है जो कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आता है। दूसरे कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर पहले आ रहा है तो उसको चूज करना है हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमारा एक टी है टेस्ट केसेस के लिए, एंड फर्स्ट लाइन मेरा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंटीजर्स को कैरेक्टर है मेरा, सॉरी, तो कैरेक्टर को स्टोर करेगा। एंड जो सेकंड लाइन है कैरेक्टर एक्स एंड वाई को स्टोर करेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कंस्टेंट्स का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर सिंपल इनपुट केस की देखते हैं तो यहाँ पे ए बी एंड सी इनपुट केस है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, यानी ए का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, बी का प्रायोरिटी उससे कम एंड सी का प्रायोरिटी सबसे कम है। और यहाँ पे ऑफर आ रहा है ए एंड बी से, तो ऑब्वियसली किसको चूज करेगा, जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा। ए का प्रायोरिटी यहाँ से देख सकते हो, प्रायोरिटी जो सेकंड लाइन मेरा, तो उसमें प्रायोरिटी लेवल में ए सबसे आगे है, तो ऑब्वियसली ए को चूज करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बी सी ए। तो बी सी ए में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका, बी का, उसके बाद सी का, ए का सबसे लास्ट में है। यहाँ पे ऑफर आ रहा है उसको ए एंड सी से। तो देखो ये ए का जो प्रायोरिटी है सबसे लास्ट में, तो ऑब्वियसली चूज नहीं करेगा, सी का प्रायोरिटी उससे पहले होगा। कॉमन सेंस की बात है, जब ए का प्रायोरिटी सबसे लास्ट में है तो सी का प्रायोरिटी उससे पहले होगा, तो ऑब्वियसली आंसर इज गोइंग टू बी सी। तो चलते हैं कोड करते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। कोडसेप के प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं है कोड करना टीम अकाउंट से, तो इसलिए हम आ चुके हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड में और हम प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं बेसिक से। तो क्वेश्चन तुम समझ चुके होगे। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपने जो फाइल है, हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ, /stdc ++ .h। मेन फंक्शन बनाया, ओके, मेन फंक्शन बनाया। एंड उसके बाद हम एक टेस्ट केसेस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे टी। उसके बाद उसको कर देंगे CINT while t --। अब हमें क्या करना है, प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी थी ना, तो 3 कैरेक्टर को स्टोर करना पड़ेगा मुझे। तो हम ले लेते हैं PQR ले लेते हैं। एंड सबसे पहले इनको लेता हूँ, मैं स्टोर करता हूँ CINP Q एंड R। इन तीनों कैरेक्टर को जो प्रायोरिटी ऑर्डर था उनको हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद मेरे पास आ गया, बच गया मेरा जो ऑफ़र जो आ रहा है, एक्स एंड वाई जो ऑफ़र आ रहा है उसको मैं स्टोर करूँगा। तो CINX वाई दोनों के स्टोर करें। अब प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, देखो कंडीशन देखते जाओ। इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ x इक्वल टू p के बराबर है, अगर x p के बराबर है तो मेरा आंसर तो x ही होगा ना। सोच सकते हो तुम, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। p क्या है, p जो मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आ रहा है, और जो मेरा x है, अगर x का प्रायोरिटी सबसे पहले आ गया
तो ऑब्वियसली एक्स ही तो आंसर है ना, क्योंकि मुझे प्रायोरिटी के अनुसार ही आंसर को चूज करना है, और मेरा जब एक्स पी के बराबर हो गया, क्योंकि पी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले है, तो अगर एक्स पी के बराबर हो गया तो वही इसका मतलब हो गया कि एक्स ही हमारा सबसे पहला आंसर हो गया। तो ये वाला हो गया नहीं, तो एल सिर्फ एक्स क्या हो सकता है हमारा, एक्स क्यू के बराबर हो सकता है। अगर एक्स क्यू के बराबर है तो हमें एक कंडीशन चेक करना होगा कि जो y है y इक्वल टू आर होना चाहिए, तभी। एक्चुअल मैं क्या कर रहा हूँ, x को लेके चल रहा हूँ, मैं बस x को आउटपुट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, y अपने आप आउटपुट हो जाएगा, बस तुम देखते रहो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर x q के बराबर है, तो अगर y p के बराबर हो जाता तो हमारा आंसर x नहीं होगा ना, क्योंकि y वहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, अगर x q के बराबर है एंड y r के बराबर है, तो आंसर हमारा p होने वाला है, सॉरी x होने वाला है। तो यहाँ पर भी इस केस में भी हो गया हमारा आंसर x। एंड जो एल्स वाला कंडीशन हो गया, इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब जो भी कंडीशन बचेगा उसमें y ही आंसर होने वाला है। तो बस यही कोड था हमारा, कंप्लीट है और आंसर सही होगा। कॉपी पेस्ट कर सकते हो कोड को। तो यही है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना था, मतलब आई मीन कुछ ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इस प्रॉब्लम में, बहुत केक वॉक टाइप का प्रॉब्लम था। सो गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। तो प्रॉब्लम को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यू आर गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n एंड एन एरे ऑफ साइज n, देयर आर n लिस्ट L1 L2 डॉट डॉट n, Ln तक जा रहा है, इनिशियल Li इक्वल टू यही। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, मैंने प्रॉब्लम को पढ़ा हुआ पहले, तो मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम में क्या होगा। ये प्रॉब्लम उन लोगों से सॉल्व नहीं होगा जो इस प्रॉब्लम को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं करना है इस प्रॉब्लम को, बस ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इंट्यूशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो देखो हमारे पास एक एरे दिया है, एक एरे दिया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, प्रत्येक एलिमेंट एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज लॉन्ग एज देयर आर एटलीस्ट टू लिस्ट्स। तो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस है, ऑपरेशन ये करना है आपको कि सेलेक्ट टू नॉन एम्प्टी लिस्ट Li Lj एंड अपेंड कर देना है Lj को Li में एंड रिमूव द Lj, समझ गए। तो यहाँ पे एक लिस्ट के एलिमेंट को उठाना है और दूसरे में अपेंड कर देना, और जिसको उठाया उसको डिलीट कर देना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सेट ऑफ लिस्ट्स। सेट ऑफ लिस्ट चाहिए हमें डेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच लिस्ट, प्रत्येक लिस्ट का पहला एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। एंड दूसरा क्या होगा, पर जितने भी सेट ऑफ लिस्ट हैं, तो सेट ऑफ लिस्ट में जितने भी लिस्ट हैं उसका पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। प्रिंट -1 इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस वाया एनी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो -1 हमें प्रिंट करना, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो। इस देखो हमें करना क्या है, इस केस को ध्यान से पढ़ो। हमें करना है कि फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच लिस्ट आर इक्वल होना चाहिए। हमारे पास एक सेट ऑफ लिस्ट है, सेट ऑफ लिस्ट में हमें ऐसा उसको क्या करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, ताकि हमें एक ऐसा सेट ऑफ लिस्ट बने जिसमें क्या होता है, प्रत्येक लिस्ट का पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, और जितने भी लिस्ट है एंड जो जितने भी लिस्ट है उसमें सारे लिस्ट का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। इनपुट फॉर्मेट देखते हैं, इनपुट फॉर्मेट देखना बहुत यहाँ पे 10⁵ केसेस है। तो तुम जानते ही होगे, अगर मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो जानते होंगे कि एक सेकंड में 10�7 केसेस चलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कुछ मेमोरी लिमिटेक्सिटी का कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो एक केस मैं खास करके फोकस करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। देखो तो अगर हमारे पास एक ही है, लिस्ट के अंदर हमारे पास एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिंस एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट, वही पहला एलिमेंट है, वही लास्ट एलिमेंट है, तो उस केस में ऑलवेज 0 आंसर ही होगा, और इसी बात का हम फायदा उठाएंगे। सो गाइस लिस्ट ऑफ लिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम तुम समझ गए होगी। अच्छा, एक मैं बता रहा था कि सिंगल एलिमेंट है तो क्या, सपोज करो कि 2 है, तो अगर हमारे पास एरे में सिर्फ 2 ही दिया है, तो 2 क्या है ना कि 2 में पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम ही है। तो हमारा जो कंडीशन था, कंडीशन क्या था कि पहला एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, एंड लिस्ट में जितने भी लिस्ट्स है, सेट ऑफ लिस्ट में जितने भी लिस्ट हैं, उनका जो पहला एलिमेंट होना सेम होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो ऑलरेडी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर इस केस में 0 होने वाला है। समझ रहे हो ना बात को। तो बस इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो हम कोड लिखते हैं,
हैशटैग इंक्लूड stdc++.h। बस तुम ध्यान देना कि कैसे हम करेंगे। तो हो गया। उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाया हमने मेन फंक्शन बना। उसके बाद हमारे पास क्या क्या था, एक टेस्ट केस तो होना ही चाहिए। मैं गेस कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं क्या क्या था। एक टेस्ट केस होना चाहिए था वाइल टी माइनस माइनस, एंड मेरे पास एक होगा एरे का लिस्ट शायद होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो सेट ऑफ लिस्ट हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट होंगे उस चीज़ को स्टोर करने के लिए होगा। एंड एक हम बनाते हैं अपना एरे बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं। वही करके, वैसे वेक्टर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आई होप बना लेते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा वो चीज़। तो यहाँ पे हम स्टोर करते हैं वैल्यू को इंट आई इक्वल टू 0 आई। अभी तक मैंने कुछ इंट्यूशन नहीं दिया है, तो बस पैसेज बनाए रखो, आएगा, आने वाला है। तो बस वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसके साइज़ को डिफाइन कर देता हूँ। तो नाउ इट्स ओके। अब देखो अब मुझे ध्यान से, मैं प्रॉब्लम को फिर से तुम्हें डिस्कस कर रहा हूँ। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक ऐसा सेट ऑफ लिस्ट जिसमें प्रत्येक लिस्ट में क्या होना चाहिए कि पहला एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, एंड और क्या होना चाहिए, और जितने भी लिस्ट होने चाहिए, सेट ऑफ लिस्ट में जितने भी लिस्ट मौजूद हैं उसमें पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए सबका। क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा लिस्ट है, सपोज करो कि एक ऐसा लिस्ट आ रहा है जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट ही नहीं कर रहा है। मैं एक इंडिविजुअल लिस्ट की बात कर रहा हूँ कि एक एरे दिया है, उसमें एक लिस्ट है, तो उसमें कोई एलिमेंट रिपीट ही नहीं कर रहा। अगर कोई एलिमेंट रिपीट ही नहीं कर रहा है तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केस वेयर n इज इक्वल टू 1। जब एरे का साइज 1 है तो उस केस में आंसर 0 होगा। आई नो दैट फैक्ट, बट यहाँ पे हम उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा उस केस में। आंसर तो हमारा -1 होने वाला है ना, क्योंकि हम कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कब सेम होगा, जब एटलीस्ट मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो, तो हम उसी कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक मैप बना देता हूँ, ऑर्डर मैप बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ऑर्डर मैप, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचाना है। तो एक ऑन ऑर्डर मैप बना लिए, एंड मैं क्या करता हूँ, सारे हमारे पास जो एलिमेंट्स है, एरे जो हमें मिला है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करता हूँ। इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, एंड मैं क्या करता हूँ कि m ऑफ v ऑफ i प्लस प्लस कर देता हूँ, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंटर करेगा। मैप में हमने दो लिया है, एक इंटीजर है जो हमारा की है, एंड वैल्यू जो हमारा उसके फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा। तो हमारे पास हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस मैप को ट्रेवर्स करना है। तो मैं फॉर ऑटो की वर्ड तुम जानते हो गया आई होप। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे मैप में मेरे पास जो एरे है उस एरे में कोई ऐसा एलिमेंट, मतलब एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट तो मौजूद है ना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 2 है। समझ रहे हो ना बात को। तो मैं उस कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। तो मैं उस कंडीशन को चेक करने int c इक्वल टू 0 कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, int d इक्वल टू -1 एंड यही दो रखता हूँ। एंड देखो अब क्या होगा कि इफ़ v डॉट सेकेंड हमारा की को रिप्रेजेंट करेगा। इफ v डॉट सेकेंड ग्रेटर देन 1 है, तो
देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें मैप यूज़ करना आना चाहिए कि मैप कैसे यूज़ करते हैं। से डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट क्या देता है, डॉट फर्स्ट करने पे की देगा एंड डॉट सेकंड करने पे वैल्यू देगा। हमारा की यहाँ पे एरे का एलिमेंट है एंड जो सेकंड जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। बी डॉट सेकंड ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या करूँगा, सी प्लस प्लस कर दूंगा। चाहूँ तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ो ब्रेक नहीं करते। बी डॉट सेकंड ग्रेटर देन 1। फिर मैं चेक करता हूँ कि इफ़, अब मुझे क्या चाहिए ना कि मुझे क्या करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को चूज करना है कि मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, बस मुझे उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो वाली। क्योंकि मैं क्या करूँगा अपने लिस्ट में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है उसी में सारे एलिमेंट को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भी डॉट सेकेंड ग्रेटर देन डी है तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा कि डी को असाइन कर दूंगा बी डॉट सेकेंड। बेसिकली मैं ट्रिवर्स कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रिवर्सिंग है, कर दूंगा। हो चुका है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं बाहर। अब देखो कंडीशन, इफ सी इक्वल टू मेरा 0 है तो आंसर क्या होने वाला बेटा, अगर सी इक्वल टू 0 है तो आंसर क्या होने वाला है, सी इक्वल टू 0 है तो सिंपल से आंसर है -1 होगा। सी इक्वल टू 0 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एरे में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन, अच्छा मैं यहाँ पे ये वाला स्टेप लिखता हूँ। एक केस बता रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि एक सिंगल एलिमेंट है, एरे में सिंगल एलिमेंट है, तो उस केस में भी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा और आंसर मेरा -1 आ जाएगा, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो गलत होगा ना। जब सिंगल एलिमेंट है तो उस केस में तो आंसर 0 होने वाला है ना। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि इफ़ एम ऑफ ए ऑफ 0 इक्वल टू n है तो उस केस में क्या कर दो आप, सी आउट 0 कर दो। अब ये वाला स्टेप बहुत इजी है, मैंने क्यों किया देखो। अब अगर सपोज करो कि एरे में एम ऑफ भी ऑफ 0 है, सपोज करो कि अगर एरे में सारा एलिमेंट सेम ही है तो ऑलरेडी कंडीशन को सब सेटिस्फाई कर रहा है ना, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके केस में आंसर 0 होने वाला है। तो बस वही केस मैंने डिस्कस कर लिया कि भी ऑफ 0, अगर भी ऑफ 0 की फ्रीक्वेंसी जो है अगर n के बराबर है तो उस केस में वही आंसर होगा। यहाँ पे एल्सिफ कर देते हैं। एल्स में क्या होगा, अच्छा ये दोनों कंडीशन बची तो उस केस में आंसर क्या होगा फाइनल। तो देखो सपोज करो कि मेरे पास 2 2 2 2 3 4 5 है, तो मैं क्या करूँगा इसमें आंसर क्या होगा। देखो मैं क्या करूँगा कि मुझे क्या चाहिए कि पहला एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि जो 2 है उसमें अपेंड करूँगा 3 4 5 कर दूंगा एंड जो मेरा सेकंड 2 है, मेरे पास 4 2 है और चारों ऑर्डर में मैंने दिया है यहाँ पे, तो जो सेकंड 2 है उसको सेकंड 2 को यहाँ पे रख दूंगा, इसको अपेंड कर दूंगा और एक मेरा लिस्ट हो चुका है, एक लिस्ट हो चुका है। बाकी के जो एलिमेंट्स बचे मेरे पास 2 टूज बचे, एक 2 एंड दूसरा 2, तो ये ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट 2 देखो मेरे पास 3 लिस्ट बचे, लिस्ट में तीन सेट ऑफ लिस्ट बचा। मेरा जो सेट ऑफ लिस्ट है उसकी साइज़ 3 हो चुकी है यहाँ पे। एक जो मेरा लिस्ट बचा उसमें बना है, जो बचा नहीं बना है तो उसमें 2 3 4 5 2 है, जिसमें मुझे क्या ये वाला 2 जो था पहला उसमें मैंने 3 4 5 एंड 2 को अपेंड किया है और जो बाकी के जो 2 बच गए तो ऑटोमेटिकली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, एक लिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए, नंबर ऑफ स्टेप्स हो चुके हैं मेरे n माइनस जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n माइनस मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को घटा दूँ तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट मुझे डी मिल रहा था प्लस डी प्लस मैं 1 कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा और मैंने क्यों किया है, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डी मेरा क्या है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है तो वो मुझे मिल गया और उसको मैं घटा दूँ और +1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं उनमें से एक एलिमेंट को मुझे अपेंड करना है। यहाँ पे देख लो
यहाँ पे मैंने एक टू था, इसमें से 4 टू थे, 4 टू में से एक टू को मैंने अपेंड किया अपने लिस्ट में, यहाँ पे लास्ट वाला। पहला टू को मैंने अपेंड नहीं किया है, वो पहला टू एज इट इज़ था, उसमें मैंने 3 4 5 को अपेंड किया था पहले, एंड उसके बाद एक टू जो था उसको, इसको क्लोज करने के लिए मैंने एक टू को अपेंड किया था, बस एक ही टू को अपेंड किया है, तो इसलिए हम +1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एन कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 था, 7, उसमें डी कितना था, 4, 4 एलिमेंट रिपीट करा था 4, तो 7 में से 4 गया 3, एंड +1 करना पड़ेगा 4, तो 4 स्टेप्स लगे। अब तुम देख भी सकते हो 4 स्टेप कैसे, मैंने 3 को अपेंड किया 1, 4 को अपेंड किया 2, 5 को अपेंड किया 3, एंड जो ए वाला 2 है इसको अपेंड किया 4। समझ रहे हो, तो आंसर आ गया 4। इन दो टू को अपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये लोग कंडीशन को सप्लाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, बार बार सप्लाई आ जा रहा है। तो मेरा n माइनस डी प्लस 1, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सो आई गाइस, वेलकम बैक। तो इस प्रॉब्लम का नाम है चेकमेट, जो कि लॉन्ग चैलेंज में आया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आई होप कि तुम्हें मालूम होगा बार बार नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो पहले मैं अपनी लाइंस को ऐड कर लेता हूँ। प्रॉब्लम को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक चेस बोर्ड है 8x8 का, उसमें मुझे एक राजा दिया हुआ होगा, एंड एक दो, हिंदी में हाथी बोलते हैं उसे। तो हाथी जो होता है ना, एलिफेंट, तो उसका काम क्या कि चेस अगर तुम खेलोगे तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है हमेशा, क्रॉस में नहीं मूव कर सकता, डायगनली मूव नहीं करता, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इनिशियल कंडीशन है कि जो किंग है, तुम्हारा किंग कैसे हमेशा एक स्टेप ही मूव करता है, एक बार में एक ही स्टेप फॉरवर्ड, मतलब किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है, लेकिन एक ही स्क्वायर में मूव करता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के डिस्टेंस में मूव करता है, डायगनली स्टेट में कोई भी ले लो। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है कि इनिशियली जो किंग है चेक मेटेड नहीं है, मतलब चेक में कोई उसे, मतलब कोई चेक इनिशियल चेक में नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है कि अगर अगर मैं, मेरे पास दो हाथी रहेगा, एलिफेंट्स, एंड उनकी मदद से अगर मैं अ, उनकी मदद से अगर मैं किंग को एक ही स्टेप में अगर चेकमेट दे दूं, और किंग के पास कोई भी लीगल मूव ना बचे, तो मैं विनर घोषित हूँगा और मैं आंसर को आउटपुट कर दूंगा। नहीं तो बाकी किसी भी केस में मैं -1 प्रिंट करूंगा, या जो भी प्रिंट करना है, मैंने देखा नहीं है। तो हम सबसे पहले अपना जो बेसिक है, वाइल टी माइनस वाइल टी माइनस माइनस इन। अब देखो मेरे पास क्या होगा, क्या एक तो राजा जो होगा, वेरिएबल्स बना लेता हूँ। एक तो मेरा जो राजा होगा उसके रोज एंड कॉलम दिए होंगे HR SC। उसके बाद मेरे पास दो एलिफेंट्स हैं, तो उनका जो रोज एंड कॉलम दिया होगा, तो उनको ले लेता हूँ XR XC जो पहला है, एंड दूसरा जो होगा X1R X1C। हो चुका है, से एंड कर देता हूँ HRHC XRXC X1R X1C। अच्छा, हमने गलती कर दिया, क्या क्वेश्चन बोला था ना कि सबसे पहले कॉलम आएगा उसके बाद रो आएगा, तो हमने रो को पहले ले लिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली में मैं क्या करता, पहले कॉलम को वहाँ पे इनपुट दे रहा है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे मैं सी करता हूँ। बेसिकली हम अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन में जो पहला जो इनपुट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हो चुका है। अब देखो एक ही इनपुट में तुम प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे, देखो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या कैसे सॉल्व, प्री रिक्वेस्ट क्या है। तो प्री रिक्वेस्ट कुछ खास नहीं है, इफ एल्स कंडीशन आना चाहिए, वाइल लूप्स आने चाहिए। सबसे बेसिक जो तुम्हें चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कॉपी एंड पेन उठाओ और टेस्ट केसेस अपने से खुद से जनरेट करो और उस पर काम करना शुरू करो, और धीरे धीरे जितना ज़्यादा तुम टेस्ट केसेस खुद से बनाओगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो इंट्यूशन क्रिएट होता है, अप्रोच क्रिएट होता है। और देखो यहाँ जितने भी लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा तो इस काम को उन्होंने किया होगा, एंड तो मैंने भी किया और पता चला। और जब इंट्यूशन तुम प्रॉब्लम मतलब कॉपी पे पेन पे बना के जब लिखोगे, तो उसमें पता चलेगा कि अगर किंग एजेस पे नहीं है, एजेस एजेस का मतलब होगा जो पेरीमीटर है, 8x8 का जो पेरीमीटर है
पेरीमीटर पे नहीं है, तब किसी भी हाल में किंग को एक स्टेप पे मारना नामुमकिन है। समझ रहे हो बात को? एक स्टेप पे नहीं मार सकते हो, तो यानी किंग को हमेशा एजेस पे रहना होगा। जो चार पे एक स्क्वायर ब्रेकेट बन, एक स्क्वायर है ना हमारा जो चेस होगा, एक स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर के जो चार साइड्स होंगे, चार साइड्स पे ही होने होंगे, किसी ना किसी एक साइड्स पे होना होगा। या तो आप जो पहला रो है उस पे रहिए, या आपको जो लास्ट रो उस पे रहिए, या तो आपको पहला कॉलम उस पे रहिए, नहीं तो लास्ट कॉलम उस पे रहिए, इन्हीं पे रहना होगा। अगर किसी भी और पे गए तो आपको आंसर नहीं आने वाला एक स्टेप में। तो पहला हम यही कंडीशन रखेंगे कि इफ नॉट एच आर इक्वल टू 1 और एच आर रो 8 नहीं है, और इसमें से एक भी ट्रू हो जाएगा तो चलेगा, एच सी इक्वल टू 1 और एच सी इक्वल टू 8। अगर इसमें से सारा फॉल्स है तो आप सीधे से आंसर प्रिंट कर दीजिए -1, क्योंकि कोई आंसर नहीं होने वाला है। समझ रहे बात को? अगर बीच में नहीं है तो बाकी कंडीशन अब देखेंगे कि हो सकता है कि रो 1 में हो, रो 8 में हो, कॉलम 1 में हो, कॉलम 8 में हो। तो देखो, इफ एच आर इक्वल टू 1 पहले रो में है, तो पहले रो में है, तो जब मैंने इंट्यूशन की बात कर रहा था, तो 8/8 यहाँ पे कोड में नहीं बना के दिखा सकता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा बात को, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब पहला रो में है तो एज्यूम करो पहला रो में है, तो उसको मारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होगा कि जो नेक्स्ट रो है, रो 2 में एक मेरा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है रो टू में अगर कोई भी मेरा एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में आंसर आने वाला है 0। एक होना ही चाहिए। समझ गए ना बात को? तो अगर ऐसा है तो उस केस में इफ एच आर इक्वल टू 1, तो मैं चेक करूंगा कि क्या क्या एक्स आर इक्वल टू 1 है, या फिर एक्स आर 1 इक्वल टू 1 है, नॉट 1, 2। यहाँ पर भी मैंने 1 कर दिया। सेकंड रो में एक एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर दोनों ट्रू है तो मैं इसके अंदर अंदर जाऊंगा। पहला मैंने एच आर इक्वल टू 1, फिर मैं चेक किया कि क्या रो 2 में कोई मौजूद है। अगर रो 2 मौजूद है तो फिर मैं अंदर जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा कि एक फिर कंडीशन तुम देखोगे, एक और कंडीशन है कि जो मेरा एलिमेंट्स है ना, वो किंग के कॉलम्स के नेक्स्ट कॉलम में नहीं होने चाहिए। किंग का जो कॉलम, सपोज करो किंग का सेकंड कॉलम है, किंग आपको फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, तो मेरा जो एलिमेंट है, दोनों में से दोनों एलिमेंट कॉलम थर्ड में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। इस केस में फॉर एग्जांपल के देखो, अगर सपोज करो तुम रो 2 में हो और सेकंड कॉलम में हो, तो तुमको किंग अगर तुम हो एंड तुम्हारा जो दूसरा एलिमेंट हो कहीं भी है, तुम पहले स्टेप में, और क्वेश्चन में बोला है कि पहला स्टेप तुम ही चलोगे, जो हाथी है ना एलिफेंट, वही पहला स्टेप चलेगा। तो एलिफेंट क्या होता है, तुम एज्यूम कर रहे होगे कि इस सिचुएशन में जब जो मेरा एलिफेंट है रो 2 एंड कॉलम 2 में है, तो इस डायगनली मौजूद होगा, मतलब डायगनली उसके अपोजिट होगा किंग के। तो क्या होगा कि जो एलिफेंट होगा वो एक स्टेप नीचे आएगा एंड चेक देगा। तो जैसे ही चेक देगा, एलिफेंट जो मेरा होगा, जो राजा होगा, उसको मार सकता है। उसके पास एक ऑप्शन आएगा कि मार सकता है उसको। समझ रहे हैं ना बात को? तो देखो, ये चीज़ यहाँ पे कोड में जो बोल रहा हूँ, कोड में समझ में नहीं आने वाली। यहाँ पे बोलने से समझ में नहीं आएगी, जब तक तुम कॉपी पेन उठा के नहीं लिखोगे। कोड कितना भी कोई लिख दे, समझ में नहीं आने वाला है। विजुअलाइजेशन वाला प्रॉब्लम था, वो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। तो बस इतना समझ लो कि कॉलम जो मेरा एक्स सी होना चाहिए एंड एक्स सी 1 होना चाहिए, शुड नॉट बी should not be in column, should not be in next column to the king के नेक्स्ट कॉलम में नहीं होने चाहिए। समझ ना बात को? अब देखो, यही सेम अब एच आर इक्वल टू 1 है, तो एक साथ जो उसका नेक्स्ट रो है तो 2 हो गया। अगर मेरा पास फिर कंडीशन आ सकता है कि एच आर अगर 8 रो में है, तो उसका जो नेक्स्ट हो गया, उसके फ्रंट रो क्या हो गया, 7 हो गया ना। तो उसके इसमें एक्स आर या एक्स आर 1 में से कोई 7th रो में होना चाहिए, 7th रो में होना चाहिए।
और फिर अगर ऐसा है तो फिर मैं ये वाला कंडीशन चेक करूँगा कि एक्सी एंड एक्सी वन में जो नेक्स्ट कॉलम में तो मौजूद नहीं है ना। अगर नेक्स्ट कॉलम मौजूद है तो उसके इसमें आंसर नहीं आने वाला है, नेक्स्ट कॉलम में नहीं होना चाहिए। तो ये तुम कर लोगे, इतना जूम करता हूँ। नेक्स्ट में क्या होगा कि अब रो की बात कर ली। अब जो चीज़ें है ना, ये सेम चीज़ें कॉलम में भी चलेंगी, बस जहाँ जहाँ रो है वहाँ वहाँ कॉलम कर दो। तो फिर मेरा केस बनेगा कि इफ़ एस सी इक्वल टू वन, अगर फर्स्ट कॉलम है तो मुझे नेक्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट प्रेजेंट चाहिए तभी मार पाएगा। तो फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि क्या एक्स सी या फिर एक्स सी या फिर एक्सी वन में से कोई मौजूद है क्या मेरा सेकंड कॉलम में। अगर ऐसा है तो फिर मैं उसके अंदर जाऊंगा एंड फिर मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे, फिर मैं कॉलम का उस समय चेक कर रहा था ना कि नेक्स्ट कॉलम में नहीं होना चाहिए, फिर अब इस बार मैं चेक करूंगा कि नेक्स्ट रो में नहीं होना चाहिए। एक्स आर एंड एक्स आर वन शुड नॉट बी इन नेक्स्ट रो, शुड नॉट बी इन नेक्स्ट नेक्स्ट रो में नहीं होने चाहिए, समझ, तभी आंसर आएगा इस कंडीशन में। एंड सेम विल गोज फॉर एस सी इक्वल टू एट में। एस सी इक्वल टू एट में भी सेम चलेगा। अगर एस सी इक्वल टू एट है तो उस केस में मेरा जो कॉलम है, सेवेंथ कॉलम में एलिमेंट्स होने चाहिए, एक सी या एक सी वन में से कोई भी सेवेंथ कॉलम में होने चाहिए। एंड रो का डिफरेंस यहाँ पे वन नहीं होना चाहिए, समझ गए, रो का डिफरेंस वन नहीं होना चाहिए, यानी नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट रो में नहीं मौजूद होना चाहिए। बस यही कंडीशन है और यहाँ पे आंसर तुम प्रिंट कर सकते हो, सिंपल सा है। अगर इसमें से कोई नहीं होगा तो उसके इसमें आंसर नो ही आने वाला है। तो बस गाइज थैंक यू। लास्ट वाला प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम नंबर डी था, दिसंबर लॉन्ग चैलेंज का। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। एंड चैनल को, अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो। और आगे हम कंटेंट डालते रहेंगे, ऐसे ही कंटेंट आएंगे। नेक्स्ट कुछ दिनों में हम स्टार्ट करने वाला है रिकर्सन का, काफ़ी डीप ट्रेवल करेंगे रिकर्सन में। तो बस गाइज थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।